हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग आज स्टडी देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का लेक्चर है, ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। मतलब हम लोग आज पहला जो देखेंगे वो है कि इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी में, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो स्टार्टिंग आपका चैप्टर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमी। सो बेसिकली अभी ये जो एक पूरा सब्जेक्ट है आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर, जहाँ पे आप पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है कॉमर्स और बिजनेस का, वो इकोनॉमिक्स ही है। जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो दैट इज़ ऑल कवर्ड अंडर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि हम लोग करते क्या है, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आपके थ्रू आउट द बिजनेस से रिलेटेड कंट्री के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं दैट ऑल कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। ये एक जनरल उसका आइडिया है कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है। इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री का जो मनी फ्लो होता है, जो सप्लाई ऑफ मनी है, वो कैसे चैनलाइज्ड है, वो कैसे वो वर्कआउट करते हैं। मतलब लाइक एक कंट्री है तो उसके यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस कंट्री के कल्चर के हिसाब से उनका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, वो लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं, कैसे वहाँ पे इनकम जनरेट होती है, वेल्थ का जनरेशन कैसे होता है। बिकॉज वेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इनकम। इनकम होगी तो वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ मतलब एसेट क्रिएट होगा। आप कुछ भी एसेट तभी बना पाओगे जब आपके पास इनकम का फ्लो होगा। अच्छा, तो ये एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी होता है। पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जितने सारे बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सब यूनिट का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इकोनॉमिक पैटर्न होता है कि उनका एक इनकम प्रोसेस, इनकम कैसा फ्लो होता है, वेल्थ का कैसा मैनेजमेंट होता है, इनकम कैसे मैनेज करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। जनरल उसका आइडिया अगर मीनिंग हम लोग देखने जाएँ जनरल टर्म्स में, तो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स मैंने जैसे बताया ये सोशल है, बिजनेस से रिलेटेड है। सो और एक साइंटिफिक एक स्टडी है, एक रिसर्च टाइप है। तो इट इज़ अ साइंटिफिक social science. It is economics is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. मैंने पहले बताया कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज़ पहले बनती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड फाइनल स्टेज उसका कंजम्पशन होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो पैटर्न है, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न विद, वो डील किससे करता है, इट इज़ अ साइंस, ये क्लियर है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, बट वो डील किससे कर रहा है, उसका सोशल साइंस है। सो हमारा जो सोशल साइंस के अंदर आता है कि आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो वहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सब जगह पहुँचाया जाता है जहाँ पर उसकी डिमांड होती है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। सो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो मीनिंग है वो है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स कैन जनरली बी ब्रोकन डाउन इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स विच कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिहेवियर ऑफ एन एग्रीगेट इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो टर्म्स हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैक्रो और माइक्रो। इसमें आप समझेंगे कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो लार्जर एक्सपेक्ट होता है किसी भी चीज़ का, ब्रॉडर पिक्चर, वाइड एज अ होल पिक्चर आप देखते हो, इकोनॉमी एज अ होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ स्मॉल। इट इज़ लाइक स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो वो छोटा पिक्चर देखता है, इकोनॉमिक का एक छोटा पार्ट। तो वो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि इट बेसिकली डील्स विथ, मतलब हम लोग जब बड़े लेवल पे देखते हैं कंट्री लेवल पे या कोई डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। विच कंसंट्रेट ऑन द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब इन टोटलिटी आप देखते हो,
एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स विच फोकसेज ऑन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए होता है, या आपने कुछ एक पर्टिकुलर पैरामीटर लेके उस पर फोकस करके उसको अगर आपने स्टडी किया, सो दैट बिकम्स योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट व्हेन यू से कि मैक्रो, तो मैक्रो इज़ अ होलसम, मतलब वो पूरा कवर करता है, एक कंट्री का, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करेगा और वो आपको बताएगा, तो दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. So basically economics is nothing with a social, it is a social science which is concerned with production, distribution and consumption of goods and services. Simple. ये अभी के लिए मतलब हम लोग इसको ऐसा रखते हैं. Now what is economy? Economy क्या है? Economic is a large set of the interrelated production and consumption activities. मैंने बताया कि इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, दैट आर एड इन डिटरमाइनिंग हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड. मतलब होता क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी है, हमारे डिमांड्स अनलिमिटेड है, लाइक इन जनरल भी आपके डिमांड्स बहुत सारे होते हैं, बट देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का. रिसोर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक मनी हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स तो मनी होता है. किसी भी चीज़ को आपको कंज्यूम करना है, किसी भी चीज़ को आपको अवेलेबल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वो है मनी. तो मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. हमेशा रिसोर्स स्कैर्स होते हैं, ये रियल लाइफ में हमेशा ऐसे होता है, प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ में भी ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैरसिटी में होते हैं, और जो आपकी नीड्स हैं, डिमांड है, वो अनलिमिटेड होती है. ये दोनों कभी साथ में नहीं आता, ये हमेशा स्कैरसिटी होती है. मतलब आपको जितना चाहिए उससे कम है आपके पास रिसोर्सेज, बट आपके वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड मतलब स्कैरसिटी, मतलब आपका रिसोर्सेज से ज़्यादा डिमांड है. ये दोनों को मैनेज करने का जो मैनेजमेंट है वही होता है इकोनॉमिक्स, वही है आपका इकोनॉमी. वो इकोनॉमी उसी से डील करता है कि आपके दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठा रहे, मतलब आपके रिसोर्सेज को उस तरह से यूटिलाइज करता है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो आपके रिसोर्सेज का. वो उस तरह से उसको चैनलाइज करता है, उस तरह से उसको मैनेज करता है कि आपके इकोनॉमिक के हिसाब से आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसके हिसाब से आपके वांट्स को, नीड्स को मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई करो. ठीक है. सो इकोनॉमिक इज़ द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन activities that aid in determining how scarce resources are allocated. In an economy, the production and the consumption of goods and services are used to fulfill the needs of those living and operating within it. मतलब जितने लोग वहाँ पे हैं उनकी सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन का उस गुड्स रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये आपको इकोनॉमिक में पता चलता है. नाउ अभी ये जो टर्म हमने समझा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपने इकोनॉमिक्स समझा. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड सोशल साइंस है, रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, उसके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन चैनल को समझने के लिए. इकोनॉमी एज अ होल वो स्कैरसिटी और डिमांड के बीच का रिलेशन बताता है. वो बता रहा है कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. हमारे डिमांड्स ऐसे ही फुलफिल नहीं हो जाते. फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में जाते हो, कुछ भी चीज़ें खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल बहुत है, बट आपको हमेशा चॉइस करनी पड़ती है. आपको हमेशा चूज़ करना पड़ता है कि मुझे इसमें से कौन सा लेना है या क्या चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर सामान बहुत सारा है, बट आपके पास आपके वांट्स भी बहुत सारी है, बट आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है. स्कैर्स है, जो पैसा चाहिए, जो मनी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, कम होती है, लिमिटेड होती है. तो उसको आपको उसके हिसाब से आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करना होता है, आपको चूज़ करना पड़ता है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबल. वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हम लोग कैसे चीज़ों को डील करते हैं. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं.
अभी आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, उसके फर्स्ट पेज पे अगर आएंगे वहाँ पे दिया हुआ है स्कैरसिटी एंड चॉइस इज़ एन एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ पे लिखा है, मैंने बताया ना इकोनॉमिक्स में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एसेंस है। इसी के बेस पे इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा होती है हमारे रिसोर्सेज के मुकाबले। अगर आपको फर्स्ट पेज हम लोग आके देखें बुक में, बाय द वे ये ऑथर का जो है ये 11th स्टैंडर्ड के लिए, मैं आपको ऑथर का नाम बता देता हूँ। TR जैन की बुक है ये, TR जैन एंड VK ओहरी ऑथर के नाम से आप बुक को रेफ़र कर रहे हैं। आप अगर कोई दूसरा भी बुक रेफ़र कर रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited wants। मैंने बताया हमारी रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड हैं और हम लोग उसको उस तरह से कंडक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे एक डिक्शनरी का मतलब है, अगर डिक्शनरी वर्ड जो आप बताएंगे कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, डिराइव्ड हुआ, तो वो ग्रीक वर्ड, 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है ग्रीक वर्ड। एक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओइकोस, दूसरा है नेमेन। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। इनका मतलब बता देता हूँ मैं। इसका मतलब है हाउस होल्ड और इसका मतलब है मैनेजमेंट। सो इन टोटलिटी इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड और हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हम दोनों ये बोल सकते हैं। इन टोटलिटी, इन दोनों वर्ड का मतलब, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। और इनका इंग्लिश में मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सो बेसिकली वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज करना है वो हमें इकोनॉमिक्स से पता चलता है कि जब आपके पास पैसे लिमिटेड हो और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आप उसको प्रायोरिटी की बेस पे, इम्पोर्टेंस के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से आप उसको देख सकते हो कि कौन सा काम पहले करना है, कितना कौन सी चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट्स कैसी है हमारी। सो बेसिकली जो हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर भी है, हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आप लोग इकोनॉमिक्स एज एन, अगर आपका स्कूल में अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो उसके बाद आपको कॉमर्स में ये आपका बेसिक ही है, एक इंट्रोडक्शन आपके लिए भी है कि इकोनॉमिक्स क्या है एज अ चैप्टर, एज अ सिलेबस क्या है, एज अ सब्जेक्ट क्या है। और अभी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे। ना स्कैरसिटी मैंने बताया, चॉइस बताया। चॉइस कब आती है? चॉइस तब आती है जब आपके पास रिसोर्सेज स्कैर हो, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे चॉइस करने की ज़रूरत है। क्या मुझे चॉइस करना पड़ेगा? मैं किसी भी कपड़े की दुकान में जाऊं और वहाँ पे अगर 10 कपड़े हैं तो अगर मैं 10 खरीद सकता हूँ तो मैं उसको चूज़ क्यों करूँ? मैं 10 के 10 खरीद के लेके आ जाऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप बात कपड़ों की नहीं हो रही है, बात एक रिक्वायरमेंट की हो रही है कि यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि 10 कपड़े, पहली बात तो क्या है कि मुझे लेना है कि नहीं और क्या मैं ले सकता हूँ। एक तो मेरी ज़रूरत और दूसरा मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए। विलिंगनेस के साथ साथ आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको ख़रीदने की। तो वो आपके रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी आप कितना उसको ले सकते हो। क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं ले सकते, इसके लिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले लेना है, कितना लेना है। दैट बिकम्स चॉइस। तो चॉइस का जो ऑप्शन है, जो चॉइस आता है, इट इज़ बिकॉज ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। चॉइस, यहाँ पे देखो आपके बुक में भी लिखा है, चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। चॉइस इमर्जेस व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। मतलब लिमिटेड रिसोर्स से आप अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, तभी आपको चॉइस में जाना पड़ता है कि आपको चूज़ करना है कि मैं दो में से कौन सा एक लूँ, फिर इन दोनों में से कौन सा एक लूँ। लाइक आपको अगर फ़ोन लेना है तो आप कोई भी 2 फ़ोन के बीच में कंपेयर करके देखते हो कि कौन सा मेरे बजट के अंदर आता है।
प्लान करते हो, आपका बजट आपको पता होता है और फिर आप उसमें से चूज़ करते हो। सेम हम लोग बाकी सारी चीज़ों में भी करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में भी करते हैं। बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। लोग जो बिज़नेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे अपने बिज़नेस के डिसीजंस भी, इवन कंट्रीज़, जब आप कुछ कंट्री लेवल पे भी अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी लेवल पे भी आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो आपके पास हमेशा रिसोर्सेज कम ही रहते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। आपके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो आपको हमेशा एक बजट बनाना पड़ता है कि आपको कौन से सेक्टर में, किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे डालने हैं, कितना वेल्थ से आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना उससे वेल्थ जनरेट हो पाएगा। जो इनकम, वेल्थ, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में हैं तो आपको ये सब टर्म्स बार बार रिपीट होगा, इनकम, वेल्थ, रिक्वायरमेंट, डिमांड। सो अभी हमने देखा इकोनॉमिक्स हमने समझा। अभी इकोनॉमिक्स में मेन दो पार्ट जो आपके हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो, ग्रीक वर्ड है विच मीन्स स्मॉल। ये मैक्रो है विच मीन्स बिगर, लार्ज। सो ये हम, इससे हमको पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि ये दो अपोजिट वर्ड है, माइक्रो है, मैक्रो है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है, वो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर फोकस करता है। बट व्हेन वी से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, वो इन टोटलिटी देखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक केक का, ये पूरा केक है, ठीक है, तो केक का एक जो सिंगल पीस होता है दैट बिकम्स माइक्रो, और ये पूरा जो बड़ा पिक्चर है दैट इज़ मैक्रो, या ये पूरा केक ही मैक्रो है। ये आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट है। ये माइक्रो मतलब सिर्फ एक सिंगल पीस स्लाइस कर देता है पूरी इकोनॉमिक्स को। लेट सपोज कि ये पूरा जो केक है वो एक इकोनॉमिक्स का केक है, ये मेरा इकोनॉमी है, ठीक है, मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो ये मैक्रो हो गया। मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पीस की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको स्लाइस कर दिया, छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो हर एक टुकड़ा माइक्रो है। बहुत सारे माइक्रो मिलके एक पूरा मैक्रो बनता है। स्मॉल पीसेस में डिवाइड जब आप कर देते हो पूरी इकोनॉमी को, देन दैट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हो तो दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन रियल लाइफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही एक्चुअली प्रैक्टिकल है, वही काम आता है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये इन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी जगह पे उसके रूल्स, उसके जो लॉज हैं वो फेल हो जाते हैं, वो काम नहीं आता। मैक्रो इकोनॉमिकल प्रैक्टिकल अप्रोच से है, वो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस को डील कर पाता है, इसलिए ये आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमको दोनों पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ और आपके सिलेबस के हिसाब से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है आपके सिलेबस में, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ना बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, मैंने जो आपको बेसिक डिफरेंस बताया वो आपको नाम से उनके पता चलता है। ये इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करता है, वो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देखता है। सो अभी हम लोग उसकी कुछ पॉइंटर समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक्स रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द लेवल ऑफ एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स। वो इकोनॉमिक के सारे प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पे देखता है, दैट इज़ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इंडिविजुअल थॉट है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ। फिलहाल हम लोग इसको माइक्रो और मैक्रो को ऐसे देखते हैं। ये मैक्रो है, ठीक है, ये माइक्रो है, ये इंडिविजुअल लेवल पे देखता है, ये एग्रीगेट पे देखता है। ये प्राइसिंग थ्योरी पे बेस्ड है, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे है। ये होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। डिटरमाइन करता है आउटपुट को
एंड द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। मतलब वो प्राइस को डिटरमाइन करता है आउटपुट के साथ एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए। सो अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ब्रीफली रिफर्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। वो प्राइस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो प्राइस निकालता है, बट वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। सो दैट बिकम्स द प्राइसिंग थ्योरी। नाउ मैक्रो एट द सिमिलर ऑन कॉन्ट्ररी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक, डिटरमाइन द एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइसिंग लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जनरल प्राइस लेवल पे बात करता है वो, एक किसी इंडिविजुअल की नहीं, वो इन टोटलिटी जनरल लेवल पे प्राइस को डिस्कस करता है, डिटरमाइन करता है। अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर्ड एज टू द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है। मार्केट फोर्सेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट फोर्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मार्केट फोर्स क्या होता है कि पूरे मार्केट को ड्राइव क्या करता है। ऑब्वियसली मार्केट में जो फोर्स होता है वो डिमांड और सप्लाई से ही रिलेटेड होता है। मार्केट में कोई भी चीज़ डिमांड और सप्लाई के बेस पे होती है। प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्राइसिंग फैक्टर या फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। उस प्राइस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली प्राइस का कोई भी फैक्टर, आप सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर प्राइस कम हो जाता है या ज़्यादा होता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उस प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई। प्राइस ऊपर नीचे इन्फ्लेट और डिफ्लेट कब होती है, जब उसके सप्लाई और डिमांड पे कोई भी इफेक्ट आता है। अगर सप्लाई और डिमांड चेंज होता है देन ऑटोमेटिकली प्राइस भी चेंज हो जाता है। हम लोग कॉन्ट्रारी साइड पे देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग एज अ होल बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मॉनेटरी जो बजट्स आते हैं, जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। मतलब आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट देख रहा है, तो उसके प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे है, प्राइस से रिलेटेड है। प्राइस से रिलेटेड है तो डिमांड और सप्लाई भी बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की है, बड़े लेवल पे है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंडस्ट्रीज़ के नॉर्म्स और भी जो फिजिकल पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, उसके ऊपर बेस्ड है। उसके प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, महंगाई जो आती है उसके वजह से। आपका एक और कॉन्सेप्ट है इसके आगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज हम लोग ज़्यादा और आगे नहीं जाएंगे, बट एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बेसिक बता देता हूँ मैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट डील्स विद द इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर। वो एक ऐसा कुछ स्टैटिकल डेटा पे बेस्ड होता है जिस पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर उसको डिसाइड कर सकते हो, बेसिकली पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट में। वेयर इज नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक ऑफ what ought to be. It deals with opinions of the economist related to economy issues or economic problems. Different economists may offer different opinions on the solution of an economic problem. Opinion involves valuable judgments. ये एक ओपिनियन होता है, जैसे एक होता है कि आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। नॉर्मेटिव में क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज़। सो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे अपने आगे के जो लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट अभी लेक्चर में हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, जिससे आज आप लोग को समझ में आया सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक किससे डील करता है। लाइक स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा, अगर मैं इसको रिवाइज करने की बात करूँ तो इट इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट बिकम्स योर इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, माइक्रो मैक्रो, आपने पढ़ा। माइक्रो स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, मैक्रो लार्जर कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट पे डेवलप। ये प्राइसिंग थ्योरी पे फोकस करता है, ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है।
इसका प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है। इसका प्रॉब्लम है आपकी गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के अदर पॉलिसीज से, जिससे कि आपको एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे फ़र्क पड़ता है एज एन इकोनॉमी होलसम। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा कि जो नॉर्मेट्री में और क्या क्या आता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में और क्या है, और भी आपके चैप्टर में जो सिलेबस में दिया है अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपके उसके डिफ्रेंशिएशंस में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एक बार मैक्रो और मैक्रो के डिस्टिंग बिटवीन देखेंगे, डिफ्रेंशिएट पॉइंट देखेंगे कि उसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कंट्रोल्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, हम लोग इसको आगे आराम से देखेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, आगे के लेक्चर्स के लिए आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर हम लोग उसको करके फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।